गुड आफ्टरनून क्लास। जियोग्राफी पढ़ा रहे थे। इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था भूकंप। भूकंप बता रहे थे। भूकंप समझ में आया? भूकंप एकदम सिंपल बात है भैया, उसी के शब्द में ही आंसर है। उसके शब्द में है, आंसर नहीं है। बताओ, ये लिखा हुआ है भू और कंप लिखा हुआ है। भू का मतलब पृथ्वी, पृथ्वी है। भू का मतलब पृथ्वी होता है। अरे कंप का मतलब है कांपना। बताओ, कोई दिक्कत? भू का कांपना इज नोन एज भूकंप। इंग्लिश में कहते हैं अर्थक्वेक। देखो, इंग्लिश में भी इसका मतलब है। अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है? कांपना। अर्थक्वेक समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्लियर है? अरे हम बताए थे कि ये भूकंप इतनी नॉर्मल नहीं है अवस्था भूकंप की। ये जो ऊपर की प्लेट है, पृथ्वी के ऊपर की प्लेट, इसको कहते हैं भूपर्पटी। और भूपर्पटी कितने किलोमीटर की है? 100 किलोमीटर की। 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर कहते हैं साइंटिस्ट। अंदर चले जाओगे तो इसके बाद तुमको मिलेगा मैग्मा। मैग्मा इसके बाद मिलेगा मैग्मा। और ये मैग्मा कैसा है? लिक्विड है, सॉलिड है? ये है लिक्विड। लिक्विड है नहीं ये मैग्मा लिक्विड है। और इसके ऊपर ये जो 100 किलोमीटर की प्लेट है ये है सॉलिड। इसके ऊपर जो 100 किलोमीटर की प्लेट है ये सॉलिड है। अब बताओ, लिक्विड के ऊपर कोई सॉलिड तुम प्लेट डाल दो, ये डस्टर है, हम लिक्विड के ऊपर इसको डाल दिए तो ये तैरेगा या डूब जाएगा? ये तैरेगा नहीं तैरेगा? उसी प्रकार ये प्लेटें तैर रही हैं। और 7 बड़ी प्लेटें हैं। पूरी जो पृथ्वी है उसमें 7 बड़ी प्लेटें हैं। 7 बड़ी प्लेटें हैं और 20 छोटी प्लेटें हैं। छोटी प्लेटों को पढ़ना नहीं है, बड़ी प्लेटों पे हम रहते हैं इसलिए हमको पढ़ना है। कोई दिक्कत है यहां तक? बताओ, हम यही करें। जो 7 बड़ी प्लेटें हैं ये किस पे तैर रही है? मैग्मा पे। और ये मैग्मा कैसा है? लिक्विड है। समझ में आ रहा? ये लिक्विड पार्ट, ये लिक्विड पानी जैसा नहीं है कि इसको उठा के तुम पी जाओगे। इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। इसका टेम्परेचर इतना है कि हम इसमें मार्कर डाल दें तो ये पानी हो जाएगा। अगर लोहा डाल दें तो पानी हो जाएगा। कैमरा स्टैंड डाल दें तो पानी हो जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ये अगर बाहर आएगा, यही मैग्मा जब सतह पे आता है तो लोग इसको क्या कहते हैं? लावा। साइंटिस्ट इसको कहते हैं लावा। और अगर आम आदमी देखता है इसको तो क्या कहता है? ज्वालामुखी। समझ में आया? एक ही नाम है सबके, ज्वालामुखी। समझ में आ रहा है? ये 2 प्लेटें आपस में लड़ेंगी। देखो, ये एक प्लेट हम बनाए, ये दूसरी प्लेट बनाए, ये फर्स्ट, ये सेकेंड। ये बताओ, सॉलिड है लिक्विड है? सॉलिड ही तो है प्लेट। और जब ये सॉलिड सॉलिड आपस में टकराएंगे, जब सॉलिड सॉलिड आपस में टकराएंगे तो बताओ, एक वो ऊर्जा डेवलप होगी नहीं होगी? एक ऊर्जा डेवलप होगी। और वो ऊर्जा जब नीचे से डेवलप होगी एकदम लोअर पॉइंट से, तो उसको फोकस कहेंगे। लोअर पॉइंट से ऊर्जा डेवलप हो प्लेट लड़ने से तो उसको फोकस कहते हैं। उस पॉइंट से जो लोअर एकदम प्लेट, ये 2 प्लेटें यहां पे ये आपस में टकराई, ये जो नीचे वाला पॉइंट है, एकदम नीचे वाला पॉइंट, इसको फोकस, जहां से ऊर्जा जनरेट हुई है उसको क्या कहेंगे? फोकस। और यही 90 डिग्री पे, यही ऊर्जा 90 डिग्री पे जब आएगी, 90 डिग्री सतह पे आ जाएगी। ये सतह पे हम खड़े हैं, यहां सतह पे आ जाएगी तो इसको क्या कहेंगे? एपिसेंटर। क्या कहेंगे? एपिसेंटर। बताओ, कोई दिक्कत? फोकस एपिसेंटर दोनों समझ में आए? फोकस से एपिसेंटर कितनी डिग्री पे बनता है? 90 डिग्री पे। समझ में आ रहा है? एकदम ये सब क्वेश्चन बनते हैं, ये जितना बता रहे हैं ये सब एग्जाम का ही पार्ट है। समझ में आया नहीं आया? अब ये जो भूकंप आता है इसको मापा कैसे जाता है? ये जो भूकंप आता है इसको वैज्ञानिक कैसे मापते हैं? वो कौन सी प्रणाली, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे मापते हैं? सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ से, ध्यान से सुनना, भूकंप जो भूकंप आता है, भूकंप को सीस्मोग्राफ से मापा जाता है। भूकंप को सीस्मोग्राफ से मापा जाता है। एग्जाम में रिचर स्केल, मार्सेली स्केल और क्या आएगा? सीस्मोग्राफ आएगा। तीनों अलग अलग होते हैं। हम कह रहे हैं भूकंप को मापा जाता है किससे? सीस्मोग्राफ से। कोई दिक्कत? सीस्मोग्राफ से मापा जाता है। सीस्मोग्राफ, सीस्मोग्राफ से मापा जाता है। लिखो इसको, सीस्मोग्राफ से मापा जाता है। नोट डाउन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत वनडे एग्जाम में
पूछा गया है भूकंप किससे मापा जाता है, भूकंप कितनी तीव्रता से आया है, कितनी तेजी से आया है भूकंप, समझ में आ रहा है, भूकंप कितनी तेजी से आया है, ये मापने, ये जिससे मापेंगे उसको कहते हैं रिचर स्केल। रिचर स्केल, रिचर स्केल। अभी तक कई लोगों को यही पता होगा कि भूकंप मापा जाता है रिचर स्केल से, इसमें से बताओ कई लोगों को यही लगता होगा, नहीं लगता होगा भाई। भूकंप हम कह रहे हैं, भूकंप मापा जाता है, मापा जाता है किससे, सिस्मोग्राफ से, लेकिन इसकी तीव्रता, इसकी गति कितनी तेजी से आया है, ये किससे मापा जाएगा, रिचर स्केल से। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? रिचर स्केल देखो, ये एक स्केल होगी, जैसे स्केल होती है, स्केल में लिखा होता है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर लिखा होता, नहीं लिखा होता है। इसी प्रकार इसमें डाटा लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6। समझना, अगर 2 की गति से आया, 1 2 की गति से आया तो इसको कहते हैं नॉर्मल गति, नॉर्मल गति। समझ में आ रहा है? अगर ये 6 की गति से आया तो इसको क्या कहते हैं, हायर वाला, हायर गति, तेजी से आया। अब जब साइंटिस्ट तुमसे बता दे न्यूज में आए 6 की गति से आया, समझ लेना सब विनाश हो गया होगा। 6 की गति से आया है तो सब विनाश हो गया होगा, 2 की गति से आया तो नॉर्मल होगा। समझ में आ रहा है? ये जो भूकंप आया इसमें किसकी टांग टूट गई, किसका घर गिर गया, किसका क्या क्या विनाश हो गया, ये मापा जाता है मार्केली स्केल से। मार्केली, देखो इसका नाम ही है मार्केली स्केल। मार्केली स्केल से क्या मापा जाता है, जो क्षतिग्रस्त हुआ है भूकंप में क्षतिग्रस्त अवस्था को मापा जाता है किससे, मार्केली स्केल से। यहां तक कोई दिक्कत है? 3-4 अगर मैं आ तो क्या 3-4 मीडियम? भाई देखो ये 2 तक है नॉर्मल, तो 3-4 में उससे ज्यादा, और ये कह रहा हाइयर। अब बताओ, बहुत अगर 10-12 से आ गया, 10-12 से आ गया तो कॉमन सेंस की बात है कि बहुत ज्यादा होगा। और ये बहुत ज्यादा मतलब बिल्कुल देखा होगा, भूकंप आया तो ऐसे दरारें पड़ जाती, रोड के बीच में ऐसे दरार पड़ जाएगी, है ना? ऐसा गूगल करना, भूकंप को गूगल करोगे तो उसमें आएगा। अर्थक्वेक में बहुत जो तीव्र अवस्था होती है वो बहुत डेंजरस होती है। समझ में आया? तीनों समझ में आया? मापा जाएगा सिस्मोग्राफ से, मापा जाएगा सिस्मोग्राफ से, लेकिन उसकी तीव्रता को पता किया जाएगा रिचर स्केल से। उसमें कौन कौन चोट खाया, किसका सिर फूट गया, किसके घर में क्या हो गया, सब बवाल किससे, उसकी जो क्षतिग्रस्त हुई है अवस्था वो किससे मापा जाएगा, मार्केली स्केल से। तीनों क्लियर है? नहीं क्लियर? फिर एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मापा जाएगा सिस्मोग्राफ से, तीव्रता मापी जाएगी उसकी रिचर स्केल से, और उसमें क्या क्या क्षतिग्रस्त अवस्था हुई है ये किससे मापा जाएगा, मार्केली स्केल से। जहां तक कोई दिक्कत हो बताओ, समझ में आ रहा है? अब हम ये बता रहे हैं कि साइंटिस्ट कहते हैं, जब साइंटिस्ट हम कह रहे थे खोज कर रहे हैं, बायोलॉजी वाले बहुत खोज कर डाले, बायोलॉजी वाले सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल और न्यूक्लियस, ये सब खोज किए। न्यूक्लियस के अंदर वो खोज किए, क्रोमोसोम, डीएनए के अंदर, जीन के अंदर एडेनिन, थाइमिन, गुआनोसिन, साइटोसिन, इनके कोड को निकाल लिया, कौन सा ग्रोथ को शो करता है ये कोड निकाल लिया। तो ये किसका मजाक उड़ा रहे थे, जियोग्राफी वालों का मजाक उड़ा रहे थे। तो जियोग्राफी वाले भी इनको बता रहे हैं, कह रहे बाबू तुम अगर खोज की हो तो हम भी बहुत खोज किए, तुम अगर खोज की हो तो हम भी खोज किए, लेकिन ये जो खोज है ये प्रत्यक्ष नहीं है। ये कैसी है, अप्रत्यक्ष है। अब बताओ, हमने कहा था कि आर्कटिक ओशियन के कोला क्षेत्र में, आर्कटिक ओशियन के कोला क्षेत्र में केवल 12 किलोमीटर ये जा पाए, केवल 12 किलोमीटर ये अंदर जा पाए, और हवाबाजी कितने किलोमीटर की कर रहे हैं, 100 किलोमीटर से भी ज्यादा। कह रहे 100 किलोमीटर की तो प्लेट है, 100 किलोमीटर की तो ऊपरी प्लेट है, लेकिन इसके नीचे जो मैग्मा भरा हुआ है वो बहुत खतरनाक है। जो इसके नीचे मैग्मा भरा हुआ वो बहुत खतरनाक है। और इनको कैसे पता चला? अरे भैया, जब ये 2 प्लेट है, देखो, एक ये प्लेट, एक ये प्लेट, हमने कहा अगर ये 2 प्लेट आपस में टकरा जाएंगी तो आएगा भूकंप। अगर ये दोनों प्लेट दूर दूर चली गई, अगर ये दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर जाएंगी तो यहाँ गैपिंग क्रिएट होगी, नहीं क्रिएट होगी? देखो गैप क्रिएट हुआ, और इसके नीचे भरा हुआ है मैग्मा, इस गैपिंग के नीचे भरा हुआ मैग्मा, तो बताओ इस गैप से मैग्मा निकलेगा नहीं निकलेगा?
अब जब ये निकलेगा तो इसको क्या कहेंगे ऊपर वाले? ज्वालामुखी। बताओ यहां तक क्लियर है नहीं क्लियर? ज्वालामुखी को कहते हैं वॉल्केनो, इंग्लिश में वॉल्केनो कहते हैं। समझ में आ रहा है? अरे भैया ये सब पहले बता चुके हैं, इसलिए ये स्पीड में बता रहे हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब देखो, साइंटिस्ट कहते हैं, जब साइंटिस्ट ने पता लगाया तो एक दूसरे देश में पूछने लगे, कह रहे भैया भारत में भूकंप आया है, तो अमेरिका वाला कह रहा मेरे वहां भी भूकंप आया, जापान वाला कह रहा मेरे वहां भी भूकंप आया। तो सबसे समय पूछा, कहा तुम्हारे वहां कितने बजे भूकंप आया? कह रहे 2:02 पे। उसने कहा 2:04 पे। पूरे देश में जब डाटा कलेक्ट किया तो ये इन्होंने देखा कि हर समय पे हर दूसरे सेकंड पे भूकंप आ रहा है, हर दूसरे सेकंड पे भूकंप आ रहा है। तो मतलब हम ये कहेंगे नहीं कहेंगे द अर्थ इज नेवर फ्री फ्रॉम अर्थक्वेक, द अर्थ इज नेवर फ्री फ्रॉम अर्थक्वेक। मतलब जो ये अर्थ है, जो ये डेंजरस बात हम भूकंप की कह रहे हैं, ये तो हर 2 सेकंड पे आ रहा है। इसमें क्या इसमें तुम जुगाड़ कर लोगे? हर 2 सेकंड पे अर्थक्वेक आ रहा है। सबसे ज्यादा जो अर्थक्वेक आता है पूरी अर्थ पे, सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आता है, एग्जाम में बहुत फेवरेट क्वेश्चन है जियोग्राफी का, उसको कहते हैं पैसिफिक रिंग जोन। पैसिफिक रिंग जोन वर्ल्ड मैप बना के समझाएंगे, वर्ल्ड मैप बनाएंगे तब समझ में आएगा। बताओ भैया सबसे बड़ा सागर? अरे प्रशांत महासागर सबसे बड़ा अगर सागर है तो इसी को हिंदी में कहते हैं प्रशांत महासागर और इंग्लिश में कहते हैं पैसिफिक ओशियन। इसी पैसिफिक ओशियन में अगर छल्ला जैसा बना दिया जाए रिंग, तो उसको कहेंगे नहीं कहेंगे पैसिफिक रिंग जोन। पैसिफिक रिंग जोन में सबसे ज्यादा भूकंप आता है। अब देखो वर्ल्ड मैप में पैसिफिक रिंग जोन कहां पे? देखो ये वर्ल्ड मैप समझ में आ रहा है भैया? ये है अपना भारत, ये इधर ये जो पार्ट है ये यूरोप वाला पार्ट है, समझ में आ रहा है? इधर है ये जापान है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका। और ये कौन सा है? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका ये अफ्रीका का पार्ट है, अफ्रीका का पार्ट। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? वर्ल्ड मैप समझ में आ रहा है? अब बताओ प्रशांत महासागर कहीं यहां पे है? नहीं, सॉरी इस साइड में, इस साइड में प्रशांत महासागर है, ये अटलांटिक है, अटलांटिक जोन है। अब बताओ ये जब प्रशांत महासागर है तो इस बोर्ड को अगर हम पूरा गोल कर दें, बोर्ड को उठा के हम गोल कर दें, तो बताओ ये वाला जो पार्ट है ये वाला भी पार्ट होगा नहीं होगा? ये भी तो इधर कवर करेगा नहीं कवर करेगा? अरे भाई हम बता रहे हैं कि एक पेज पे अगर हम ये वर्ल्ड मैप बनाते और उस पेज को ऐसे घुमा देते तो ये वाला पार्ट इसमें पीछे सेट होता जाके नहीं सेट होता? तो बताओ ये पैसिफिक प्रशांत महासागर है, दुनिया का सबसे बड़ा सागर प्रशांत महासागर। इसी में एक छल्ले नुमा संरचना बनती है, एक छल्ले नुमा संरचना बनती है। ये छल्ला बन रहा, देखो नहीं बन रहा। तो साइंटिस्ट इसको क्या कहते हैं? रिंग फायर कहते हैं। जब इन्होंने देखा कि यहाँ पे लगातार ज्वालामुखी उठ रहा है तो इसको क्या कह दिया? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो बताओ दुनिया में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कहां पे फटता है? प्रशांत महासागर के जो रिज जोन है, अंदर का जो जोन है, उसमें सबसे ज्यादा ज्वालामुखी निकलता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए एग्जाम में कि सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कहां पे विस्फोट होता है, तो वो ये जो प्रशांत महासागर है
ये जो सागर है, तुमको लगता होगा कि सागर के नीचे भू है ही नहीं। सागर के नीचे भी तो मिट्टी होगी, नहीं होगी? भाई हम कह रहे हैं सागर है तो बहुत गहरा, लेकिन कहीं पे इसका स्थल होगा, नहीं होगा? स्थल भी तो होगा कि बिना स्थल का ही ये पूरा जाके मिला है वहां उससे दुर्बलता मंडल से, ऐसा तो है नहीं। समझ में आ रहा है? तो ये जो स्थल है, बताओ, समझना, दिमाग लगाना। सागर का जो स्थल है, सागर का स्थल ये मोटा होगा या स्थल का जो भाग है, स्थल का भाग ये मोटा होगा? बताओ। सागर के नीचे की जो पट्टी है स्थल की, अरे सागर में तुम्हारे अंदर क्षमता हो, सिलेंडर लेके जाओ, अंदर चले जाओगे तो तुमको वहां पे स्थल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वहां पे स्थल ही नहीं है, स्थल है। लेकिन अगर इस स्थल से तुम 5 किलोमीटर और अंदर चले गए, 5 किलोमीटर और अंदर गए, तो तुम कहां पहुंच जाओगे? तुम पहुंच जाओगे उस पे दुर्बलता मंडल पे पहुंच जाओगे। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर ये जहां पे हम खड़े हुए, जहां से पढ़ा रहे हैं, यहां से हम कितना हमें जाना पड़ेगा? 35 का भी समझना, अभी 35 किलोमीटर, ये जो पहले का डाटा वो बता रहे हैं। 100 किलोमीटर तुमको डिटेलिंग में आगे बताएंगे कि 100 किलोमीटर उसमें साइंटिस्ट ने कब ऐड कर दिया तब वो 100 बना है। पहले उनका जो पहला अंदाजा था, वो पहला अंदाजा कितना था? 35 किलोमीटर का। और सागर में कितना लगाया था? 5 किलोमीटर का। समझ में आ रहा है? तो बताओ किसकी भूपरपट्टी ज्यादा मोटी है, ऊपर की सतह किसकी मोटी है, जहां पे हम खड़े हुए हैं या सागर वाली? सागर, ये जहां पे हम खड़े हुए ज्यादा मोटी है, और जहां सागर है यहाँ पे देखो इतना ही है। 5 किलोमीटर जाओगे तो एंट्री कर जाओगे, और यहाँ 35 किलोमीटर तुमको अंदर जाना पड़ेगा। इसके ऊपर सब पानी भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है, यहाँ पे हम खड़े हुए हैं। तो ये हमको क्या लगेगा? ऐसे हम जब देखेंगे तो सागर हमको लगेगा कि भैया बहुत गहरा है, बहुत गहरा लगेगा, नहीं लगेगा? लेकिन इसके नीचे भी तो, जहां हम खड़े हैं जिस स्थल पे, इसके नीचे भी तो स्थल होगा, नहीं होगा? तो बताओ किसकी भूपरपट्टी ज्यादा मोटी, स्थल की जहां पे हम खड़े हुए हैं, या सागर की? समझ में आ रहा है? सागर की कम होगी, क्योंकि सागर में तो लग रहा है तुमको बराबर, लेकिन वो तो बराबर पानी है, वो नीचे की स्थल तो इससे पतला होगा। अगर इसके बराबर होता तो पानी कहाँ रुकता फिर? समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब लिखो, भूकंप आया समझ में? भूकंप आया समझ में? एकदम क्लियर? फिर से समझाए? आ गया? अरे भैया भूकंप में कुछ याद रहे ना रहे, भूकंप में ये याद रखो कि भू मतलब पृथ्वी, कंप मतलब कांप जाएगी, ऊपरी जो सतह है पृथ्वी की वो कांपेगी तो उसको कहेंगे भूकंप। और जो ऊपरी सतह है वो ऊपरी सतह 100 किलोमीटर की है। 100 किलोमीटर की जो ऊपरी सतह है उसको क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर, लिथ का मतलब स्टोन होता है, स्टोन एज पढ़ाए थे हिस्ट्री में, लिथ का मतलब स्टोन होता है। इसका मतलब 100 किलोमीटर के अगर तुम अंदर चले जाओगे तो उसके नीचे तुमको मिलेगा दुर्बलता मंडल, जिसमें मैग्मा भरा हुआ है। और ये मैग्मा लिक्विड पार्ट है। लिक्विड के ऊपर अगर सॉलिड है तो वो तैरेगा, लिक्विड के ऊपर अगर सॉलिड है, आयतन उसका, वो जो उसका आयतन है वो कटा हुआ है, मतलब उसके वेट को भी डिपेंड करता है। अभी तुम सोचो पानी में पत्थर डाल दे तो क्या वो तैरेगा? नहीं तैरेगा। लेकिन पत्थर के अंदर से तुम आयतन उसका काट दो, पत्थर के अंदर से आयतन काट दो तो वो तैरेगा। और वो राम भगवान वाले वो जो पत्थर थे उनका आयतन कटा हुआ था, इसीलिए श्री राम नाम के पत्थर तैरते हैं। समझ में आ रहा है? अरे भैया बहुत सिंपल है, हम लोगों का वेट ज़्यादा है, हम लोगों का वेट ज़्यादा है, उसके उस सराउंडिंग एरिया के हिसाब से तुम्हारा अगर वेट ज़्यादा हुआ तो डूब जाओगे। डूबोगे नहीं? डूबोगे। जिसको तैरना आता वो अपने वेट को उसी पानी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, इसीलिए वो पानी के ऊपर रहता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो इसका जो वेट है, जो ऊपरी परपट्टी का वेट है, इसने भी उसके हिसाब से ये कम है, उसके हिसाब से जब ये कम है तो ये तैरेगा नहीं तैरेगा। ये कहते हैं कि 7 प्लेटें तैर रही हैं इस दुर्बलता मंडल के ऊपर, 7 प्लेटें तैर रही हैं। अब जब 7 प्लेटें दुर्बलता मंडल के ऊपर हैं तो कभी लड़ेंगी भी आपस में, कभी दूर भी जाएंगी, कभी लड़ेंगी कभी दूर जाएंगी। जब आपस में लड़ेंगी तो भूकंप आएगा। क्लियर है?
भैया जब तुम किसी से लड़ जाओगे और तुम लड़ोगे तो भूकंप आएगा, थाना चौकी जेल होगा नहीं होगा, भूकंप आ जाएगा। अगर तुम दूर दूर चले गए या तुम हो और तुम्हारी गाड़ी है मान लो, और दोनों लोग दूर चले गए और वो उस साइड में जा रहे हैं, तुम इस साइड में जा रहे हो, तो बीच में क्रिएट होगा गैप नहीं होगा, तो तीसरा एंट्री मारेगा नहीं मारेगा। यही जो तीसरा एंट्री मारेगा इसी को कहते हैं ज्वालामुखी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? दोनों प्लेट आपस में लड़ जाएंगी तो बवाल होगा, इसका मतलब एक ऊर्जा डेवलप होगी। अब बवाल कट जाना इज नोन एज भूकंप आ जाना। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इतना सिंपल तो याद रहेगा। अब इसी बवाल को नापने के लिए, अब ये जो तुम बवाल किए हो इसको जो एसडीएम साहब माप रहे हैं, पेशी लगती है? अरे लड़ाई 151 धारा पेशी लगेगी, छोटी मोटी लड़ाई किए हो तो 151 धारा लगती है। तो एसडीएम साहब जिस कागज पे माप रहे हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट से माप रहे हैं, उसको कहते हैं, जो लड़ाई दंगा माप रहे हैं उसको क्या कहेंगे? सीस्मोग्राफ। अरे समझाने के लिए बोल रहे हो, सीस्मोग्राफ से नहीं लड़ाई झगड़ा मापते हैं। समझ रहे हो? दो प्लेटें आपस में टकरा गई, दो प्लेटें आपस में टकराई हैं, इससे जो ऊर्जा निकली है, जो एनर्जी निकलेगी, वो ये 100 किलोमीटर की बाबू प्लेट है, 100 किलोमीटर की प्लेट है। ये जब आपस में टकराएंगी और जो इनसे ऊर्जा निकलेगी वो हम लोग 50-55 किलो के आदमी झेल पाएंगे? इसको नहीं झेल पाएंगे, गड़बड़ा के गिर जाएंगे नहीं गिर जाएंगे। तो इसको क्या कहेंगे? भूकंप कहेंगे नहीं कहेंगे? समझ में आ रहा है? इसी को मापने, जिससे मापते हैं उसको कहते हैं सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ। समझ में आ रहा है? और कितनी तेजी से एनर्जी आई है, ये जो एनर्जी आई है दोनों प्लेटों के लड़ने से, कितनी तीव्रता है इसमें, जी इसको मापते हैं रिचर स्केल से। कंफ्यूज ना होना भैया, मापना उसमें लिखा हो एग्जाम में तो उसको वो रिचर स्केल ना टिक करके आ जाना, क्योंकि हम अपने बचपन से पढ़ाई तो बहुत मिनिमम करते हैं, मतलब खेल कूद और सारे काम करते हैं, लेकिन पढ़ाई बहुत कम करते हैं, इसलिए हमको लगता है वो रिचर स्केल तो दिमाग में घुसा ही रहता है। और जबकि एग्जाम में रिचर स्केल से ज्यादा क्वेश्चन ना पूछ के कहां से पूछता है? सीस्मोग्राफ से। और ऑप्शन बी पे रहता है रिचर स्केल, ऑप्शन बी पे तुम तुरंत टिक लगा दोगे। यहाँ हम कक्षा 6 में पढ़े, वो रिचर स्केल होता है। रिचर स्केल से मापा नहीं जाता, रिचर स्केल से तीव्रता मापी जाती है भैया। जब वो तीव्रता पूछे, उसकी तीव्रता, उसकी स्पीड पूछे कि ये जो भूकंप आया उसकी स्पीड को कैसे मापा जाएगा, तीव्रता को, तब लगाओ भैया क्या? रिचर स्केल। समझ में आ रहा है? अब वो सीधे तुमसे सिंपल पूछ रहा है कि आ गया भूकंप, उसको मापने का इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है? सीस्मोग्राफ। समझ में आ रहा है? रिचर स्केल से तीव्रता। अब वो कह रहा है, एग्जामिनर पूछ रहा है जो भूकंप आया है उसमें जो क्षतिग्रस्ती हुई है, क्षतिग्रस्ती सीधे सीधे लिखा होगा, क्षतिग्रस्ती को मापा जाता है किसके द्वारा? मार्केली स्केल। मार्केली महोदय थे, उन्होंने इसका आविष्कार किया था, तो उन्होंने अपने नाम पे ही नाम रख दिया। अरे भैया विदेशी बहुत दिमागी होते हैं, वो जब कोई खोज करते तो अपने नाम पे उसको रख देते ताकि हम मर के भी जिंदा रहें। रिचर भी महोदय थे, उन्होंने भी अपने नाम पे इसको रखा है रिचर स्केल। समझ में आ रहा है? ये सब ब्रिटेन वाले हैं, ब्रिटेन वाले बहुत दिमागी होते हैं, वो खोज के बाद तुरंत अपना नाम जोड़ देते हैं उसमें। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अरे खोज, ये सब जो खोज करते हैं ना ये लोग, ये हमारे वेदों से उठाए। अभी आज तुमको वेद पढ़ाएंगे, वेद में देखना सब कुछ हम लोग लिख चुके थे पहले। इतने होशियार थे हम लोग कि हमने पहले ही पूरा जेनेटिक सिस्टम वेदों में बता रखा है, और वो लोग अभी ये सब हम लोगों के सामने आए हैं। ये समझ लो भारत बहुत पुराना है और बहुत माइंडेड रहा है। वो जो जीरो का आविष्कार तुमने सुना होगा आर्यभट्ट ने किया। अरे भैया वेदों में पहले ही गिनती, वेदों में मात्सल्य वेद में गिनती पहले ही आ चुकी थी। एक ऋषि ने एक रस्सी पे लिखा था 1 2 3 4 5 6 7, और उससे अपनी वेदी को मापा था कि वेदी कितनी सेंटीमीटर की होगी, जिसमें हम क्या करेंगे? स्वाहा। समझ रहे हो? तो उन्होंने 0 1 2 3 4 5 6 पहले दे दिया था, आर्यभट्ट ने दशमलव दिया था और 0 की वैल्यू बताई थी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब कभी पढ़ाई करो एकदम जबरदस्त शिद्दत से। आर्यभट्ट ने क्या बताया था? 0 की वैल्यू उन्होंने कहा कि भैया ये जो दशमलव हम दे रहे हैं, दशमलव किसने दिया? डेसिमल।
आर्यभट्ट ने। उन्होंने कहा अगर इसके पीछे तुम 0 लगाओगे तो इसकी वैल्यू है, और डेसिमल के आगे 0 लगाओगे तो इसकी कोई वैल्यू होगी नहीं होगी। कहा ठीक है इसकी वैल्यू नहीं है, या हम कह रहे हैं इसके पीछे की भी वैल्यू कम है, लेकिन इससे औकात इसकी ज्यादा है। इस 0 से इसकी औकात ज्यादा है, तो बताओ औकात जो डेसिमल के पीछे की औकात सिस्टम जिसने बताया वो थे आर्यभट्ट। लेकिन हमारे वात्सल जो वेद है उसमें पहले ही 0 1 2 3 4 5 6 दे दिया गया था, और एक रस्सी पे मापा गया था वेदी को। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? और ये सब ब्रिटेन वाले आए, हम लोगों की कॉपी करके गए। हम लोगों ने पहले ये सब हेलियोसेंट्रिक पेंट्रिक से एडवांस थ्योरी दे दी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? यहाँ तक किसको नहीं समझ में आया? एकदम क्लियर है? अब लिखो, हेडिंग डालो, भूकंप के प्रभाव। भूकंप के प्रभाव तो इसे ले लो, लिख लो तो छूट जाएगा, वीडियो देख लेना। भूमि का हिलना, भूमि का हिलना, भूमि का हिलना, भूस्खलन। देखो जब भूकंप आएगा तो भूमि तो हिलेगी, ये तो तुमको याद रहेगा, लेकिन भूकंप आएगा तो भूस्खलन भी हो सकता है। भूस्खलन हो सकता नहीं हो सकता है? भैया भूस्खलन क्या होता है? कभी कभी तुमने मूवी वगैरह में देखा होगा कि कहीं पे वो गीली मिट्टी धंस गई। मिट्टी धंस जाना क्या कहते हैं जियोग्राफी में? भूस्खलन। और उसको बहुत भारी ना समझना, भूस्खलन मतलब पूरी पृथ्वी का गिर जाना ऐसे। और जियोग्राफी में नाम थोड़ा खतरनाक होते हैं, समझ में आ रहा है? अरे देखो ये सॉलिड, यहाँ पे ये जो मिट्टी है उसकी जो सॉलिडिटी है, सॉलिडिटी मतलब जो ठोसपन है, ठोसपन उसका ज्यादा है, मतलब घनत्व उसका ज्यादा है। इसके जो बगल में है मिट्टी उसका घनत्व कम है। चहले वाली मिट्टी, गीली मिट्टी सुने हो, ठीक है, जिसमें पानी ज्यादा जो एब्जॉर्ब कर लेती है उसकी डेंसिटी कम होती है। अब जब कम डेंसिटी वाली है तो ये हल्की होगी, या ये हल्की है कि ये हल्की है? ये हल्की है, नहीं हल्की है। अब नीचे से आ गया भूकंप, ये प्लेट हिल गई, तो बताओ हल्की वाली नीचे धसेगी, वजन वाली धसेगी? अब वो धस जाएगी, उसी को साइंटिस्ट कह देते जियोग्राफी में भूस्खलन। कोई दिक्कत है? भूस्खलन डालो। भूकंप के प्रभाव के बाद भूमि का हिलना, भूस्खलन। दूसरे नंबर पे भूस्खलन। धरातल का एक तरफ खिसकना, धरातल का एक तरफ खिसकना। समझ में आ रहा है? अरे भैया ये देखो जो हम बता रहे हैं भूस्खलन में, ये जो भूस्खलन है इसमें ये धरातल ही तो है। ये जो है ये भू बता रहे हैं, जो जिसमें मिट्टी की डेंसिटी कम है, ये भी तो धरातल है, नहीं धरातल है। ये जब खिसकेगा तो एक साइड में खिसक जाएगा, नहीं खिसक जाएगा? तो इसको क्या कहेंगे? धरातल का एक तरफ खिसकना। ये भी किसमें होगा? किसका प्रभाव है? भूकंप का प्रभाव। कोई दिक्कत? फिर डालो हिमस्खलन। हिम धरातल का एक तरफ खिसकना, हिमस्खलन। हिम का मतलब समझते हो? हिम क्रीम, तकदीर वाला फिल्म देखी? हिम क्रीम, हिम क्रीम मतलब बर्फ। बर्फ का खिसकना क्या कहेंगे? हिमस्खलन, आइस मेल्टिंग। ठीक है। बांध और इमारतों का टूटना, बांध और इमारतों का टूटना, ये तो समझे ही हो भाई। इमारत टूट, नेपाल वगैरह में नहीं देखा है कि इमारतें गिर जाती हैं? इमारतों का गिरना क्या होगा? किसका प्रभाव है? भूकंप का प्रभाव है। बांध का टूटना किसका प्रभाव है? भूकंप का प्रभाव है। कितना सिंपल है। अब देखना, दिमाग लगाओ थोड़ा। अगर ये स्थल पे आया, समझना, अगर स्थल पे आया, ये स्थल पे आया, हम यहाँ पे, ये स्थल है, हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आया, यहाँ पे ये जमीन हिल गई तो हम कहेंगे इसको भूकंप, क्योंकि भू पे खड़े हैं, कांप गई तो इसको कहेंगे भूकंप। और यहाँ पे हमारा एक दोस्त है जो समुद्र में स्विमिंग कर रहा है, समुद्र में स्विमिंग कर रहा है। वहां पे भी तो उसकी भी तो नीचे स्थल है, समुद्र के नीचे भी तो स्थल है, वो भी तो हिलेगा नहीं हिलेगा? वो जब हिलेगा तो पूरे पानी को हिला देगा ऊपर के,
बहुत बड़ी लहरें आएंगी, उसी को क्या कहेंगे? सुनामी। बताओ, सुनामी कुछ अलग है। अगर धरातल हिल जाए, धरातल का हिलना इज नोन एज भूकंप। और सागर के धरातल का हिलना, सागर के नीचे, पानी के नीचे जो सागर है उसके नीचे जो धरातल है उसका हिलना क्या कहेंगे? सुनामी कहेंगे। बताओ, कोई दिक्कत है? भाई धरातल पे हम खड़े हुए, धरातल हिल गया तो भूकंप, और वहीं सागर में अगर ये धरातल नीचे से हिल गया जिससे बड़ी लहर आएगी, बड़ी वेव जनरेट होगी, उसको क्या कहेंगे? सुनामी। बताओ, सुनामी भूकंप दोनों डिफरेंस समझ में आया? अरे भैया, धरातल पे अगर धरातल हिल गया तो वो भूकंप, और अगर वो सागर के नीचे का धरातल हिल गया जिससे बहुत बड़ी एक वेव जनरेट होगी, उसको क्या कहेंगे? सुनामी। सिंपल है, नहीं है? नोट डाउन करो। बताओ, समझ में आ रहा नहीं है? भूकंप आने के कारण लिखो, भूकंप आने के कारण, भूकंप आने के कारण, भूकंप आने के कारण। हमने दो कारण बताए, एक तो दोनों प्लेट टकराएंगी, दोनों प्लेट के टकराने से, दो प्लेटों के टकराने से, दो प्लेटों के टकराने से। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर समझ आ रहा। ये वर्ड मैप वाला समझ गया, इसको रब कर दें। देखना, ध्यान से देखो, बात ना करो। ये पृथ्वी है, ठीक है? ये पृथ्वी है। ये पृथ्वी कह रहे 7 बड़ी प्लेटों में विभाजित है, 7 बड़ी प्लेटों में, 7 बड़ी प्लेटें बना दे रहे हैं। कोई दिक्कत हो बताना। 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आ रहा है? 7 बड़ी प्लेटों में, 7 बड़ी प्लेटों में विभाजित है। इसके नीचे कह रहे क्या भरा हुआ है? मैग्मा। ये समझ में आ रहा है? कह रहे ये जो प्लेटें हैं, ये जो प्लेट है, ये आपस में एकदम सटी हुई नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों एकदम जुड़ी हुई है। इनके बीच में हल्का गैप है, दरार है। अरे भैया, दरार नहीं होगी तो 7 प्लेटें कैसे? समझ गए कि 7 प्लेटें हैं, 20 प्लेटें, इसका मतलब दरार है, हल्की हल्की दरार है। अब ये बताओ, ये जो मैग्मा है ये सॉलिड है या लिक्विड है? लिक्विड है। समझ में आ रहा है? और लिक्विड के ऊपर ये जो प्लेट है, ये प्लेट 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 प्लेटें कैसी हैं? सॉलिड है। और हम सब जानते हैं कि लिक्विड के ऊपर सॉलिड क्या करेगा? अगर आयतन कम है तो क्या होगा? तैरेगा। तो इसका मतलब ये प्लेटें इसके ऊपर तैर रही हैं। और तैरने में तुम 2 लोग तालाब में तैर रहे हैं, 2 लोग तालाब में तैर रहे हो और दोनों को कम दिखता है। अब बताओ, प्लेट की आंखें लगी? हम लोगों की आंखें हैं, लेकिन क्या इन प्लेटों की आंखें हैं? नहीं है। तो बताओ, या हम भी आगे को इस तरह तैर रहे हैं और वो भी इसी तरफ तैरता हुआ है, तो सिर दोनों का लड़ जाएगा? नहीं लड़ जाएगा। अब जब ये हम दोनों का सिर लड़ेगा तो अलग बात है, मतलब हम लोगों का साइज ही कितना है भाई? 55-60 किलो वजन है, लेकिन इस जो ये प्लेट है इनका वजन बहुत ज्यादा है। ये अगर लड़ेंगी, ये लड़ जाएंगी तो क्या आ जाएगा? भूकंप। भूकंप क्यों आ जाएगा? क्योंकि इनकी तो गहराई ही कितनी है? 100 किलोमीटर की तो गहराई है इनकी। 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर अंदर जाओगे, 100 किलोमीटर समझते हो? बाइक से 100 किलोमीटर रोड पे तुम इमेजिन करो, 100 किलोमीटर निकल गए
उतना तुमको अंदर जाना है। तो सोचो इस प्लेट का कितना वजन होगा, और ये दोनों लड़ेंगे तो कितना तगड़ा विस्फोट होगा। होगा नहीं होगा? वही जो लड़ने से जो ऊर्जा निकलेगी उसी को क्या कहेंगे? भूकंप कहेंगे। कोई दिक्कत है? कहते हैं ये अगर दो प्लेटें आपस में लड़ गई तो भूकंप आएगा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता तुम दो लोग तालाब में तैर रहे हो और दोनों लोगों को नहीं दिखता है, तो हो सकता तुम इस साइड में तैरते हुए चले जाओ, वो उस साइड में चला जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो बताओ बीच में गैप जनरेट होगा नहीं होगा? भाई ये दो प्लेटें आपस में टकरा गई, दो प्लेटें आपस में टकराएंगी तो आएगा भूकंप। और दो प्लेटें अगर दूर दूर चली गई, ये दूर चली गई वो भी दूर चली गई, तो बताओ यहाँ पे जो गैप जनरेट हुआ है उससे लिक्विड पार्ट निकलेगा नहीं निकलेगा? यही निकला तो क्या कहेंगे? ज्वालामुखी। समझ में आया ज्वालामुखी कैसे आता, भूकंप कैसे आता है? एकदम क्लियर है। अब लिखो भूकंप आने का कारण, दो कारण बताएं। एक तो ये बताया प्लेटों के टकराने से, और दूसरा भी भूकंप आ सकता कैसे? ज्वालामुखी के निकलने से। ज्वालामुखी के निकलने से, वॉल्केनो इरप्शन से, ज्वालामुखी के निकलने से। और इंसान इतना खच्चरा है, एक नंबर का खच्चर है, वो भी भूकंप ला देता है कभी कभी। वो भगवान लाए तो अलग बात है, वो कभी अपनी हरकतों की वजह से भूकंप ला देता है। समझना कैसे? न्यूक्लियर विस्फोट। न्यूक्लियर विस्फोट, अगर बॉम्ब बहुत तगड़ा वाला बॉम्ब कहीं फेंक दियो तो बताओ ये प्लेट हिल जाएगी नहीं हिल जाएगी? हम लोग किस प्लेट पे रहते हैं? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पे रहते हैं। और इंडो ऑस्ट्रेलियन, हम और ऑस्ट्रेलिया दोनों लोग साझा करके गए यूरेशियन प्लेट पे क्या छोड़ दिया जाए? बॉम्ब छोड़ दिया जाए। और छोटा वाला बॉम्ब नहीं जो यहाँ मिलते हैं पटाखे वाले, हम कह रहे हैं न्यूक्लियर बॉम्ब। न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब अगर छोड़ दोगे दूसरी प्लेट पे तो दूसरी वाली प्लेट हिल जाएगी नहीं हिल जाएगी? अब बताओ इसके हिलने से, जब ये हिलेगी तो वो जहां पे गिरेगा, ये बॉम्ब गिरेगा, वहां के इंसानों को भी तो हिलना महसूस होगा नहीं होगा? तो अगर प्लेट हिली और इंसान भी महसूस हुआ हाँ हिल रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? भूकंप। समझ में आया? तो किससे? एक तो मैन मेड कारण समझ रहे हो, न्यूक्लियर विस्फोट, और दूसरा लिखो खनन प्रक्रिया। खनन प्रक्रिया। कभी कभी इंसान क्या करता है, मान लो इस वाली प्लेट पे, ये भारत की प्लेट है, भारत की प्लेट में खनन करते हैं, खनन करते जा रहे हैं। देखो ये खनन ऐसे ड्रिलिंग करेंगे, और ड्रिलिंग करके ये जो इतना पार्ट है देखना, इतने पार्ट से मिट्टी निकाली, इस वाले पार्ट से मिट्टी निकाली, और ये मिट्टी बताओ अपने सिर पे रख लेंगे? इतनी मिट्टी ये कहीं रखेंगे नहीं रखेंगे? इस साइड में रख दिए। अब बताओ डिसबैलेंस होगी? अर्थ नहीं होगी? अरे भैया इतनी मिट्टी उठा के इधर रख दिया और यहाँ हो गया गैप, तो जो प्राकृतिक जो इसका बैलेंस था वो बिगड़ गया नहीं बिगड़ गया? तो बताओ ये प्लेट हल्का फुल्का हिल जाएगी नहीं हिल जाएगी? हिल जाएगी। इसको भी बोलेंगे क्या? भूकंप। भूकंप भैया कहते हैं अगर प्लेट हिल गई, मान लो तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता हो, तुम एक घूसा मार के क्या कर दो, एक पंच मार के तुम अगर इस प्लेट को हिला दो तो उसको भी क्या कहेंगे? भूकंप कहेंगे नहीं कहेंगे? तो बताओ पहला न्यूक्लियर विस्फोट से समझ में आया, दूसरा क्या है? खनन प्रक्रिया। तीसरा लिखो बड़े बांध का बनना, बड़े बांधों के निर्माण से, बड़े बांधों के निर्माण से। बड़े बांध के निर्माण से। अब देखना ये प्लेट है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा बांध बना दिया, यहाँ पे एक बहुत बड़ा बांध बना दिया। बताओ बांध किस लिए बनाया जाता है? पानी को रोकने के लिए, है ना? जगह जगह का जो पानी था वहां पे आके सेटल डाउन होगा, उसको रोक लिया, तो बताओ पानी का भी तो वजन होता है नहीं होता है? पानी बहुत ज्यादा यहाँ पे रुक गया है, बांध के कारण बहुत सारा पानी रोक दिया। अब ये जो पानी रुक जाएगा बताओ डिसबैलेंस होगी? अर्थ नहीं होगी? अरे भाई यहाँ का वेट ज्यादा हो गया नहीं होगी, तो ऐसे पीछे को जाएगी अर्थ, फिर आगे को, तो हल्का फुल्का अगर डिसबैलेंस होगी तो उसको क्या कहेंगे? भूकंप कहेंगे। क्लियर है? बांधों के बनने से। सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ आएगा?
पैसिफिक रिंग फायर या फिर पैसिफिक सरकम पैसिफिक बेल्ट, उसको नाम से जाने अलग अलग नाम से जाना जाता है। पैसिफिक रिंग फायर कहो या सरकम पैसिफिक बेल्ट कहो, समझ रहे हो, ये सब एक ही बात है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बातों के कारण समझ में आए? दुनिया के जो मतलब बड़े बड़े भूकंप आए हैं, जो दुनिया में बड़े बड़े भूकंप आए उनके नाम लिखो। ग्रेट लिस्बन अर्थक्वेक, ग्रेट लिस्बन अर्थक्वेक 1 नवंबर 1755 को आया था। 1 नवंबर 1755 को आया था ग्रेट लिस्बन अर्थक्वेक। इसमें 60,000 लोग मर गए थे। ये बड़े लेवल के जो पेपर होते हैं उसमें पूछा जा सकता है, मेंस में लिखा जा सकता है इसको, ग्रेट लिस्बन अर्थक्वेक। और दूसरा लिखो जापान का, जापान में आया था याकोमा, जापान का याकोमा अर्थक्वेक आया था 1 सितंबर 1923 को। क्लियर है? यहां तक तुम्हारा अर्थक्वेक कंप्लीट हो गया। अर्थक्वेक कंप्लीट हो गया 1 सितंबर 1923, अर्थक्वेक कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब हम कल से पढ़ाएंगे आगे, ठीक है, क्या क्या प्लेट है, क्रस्ट क्या है, मेंटल क्या है, कोर क्या है, उसके बीच में जो पट्टी है उसको क्या कहते हैं, ये पूरा डिटेल में कल पढ़ाएंगे। अर्थक्वेक क्लियर है नहीं क्लियर? ठीक, नोट डाउन कर लो।